इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। उसके बारे में हमने पढ़ना है कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होता है और किस किस तरीक़ों से इनको फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होता है, किस किस तरीके से इसको डिवाइड किया होता है और कैसे कैसे ये अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देखें, फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल स्पेसिफ़िकली ना, मैं पहले आपको पीछे वाली बैकग्राउंड वाली स्टोरी बता देता हूँ ये होता क्यों है। दरअसल होता ये है कि फर्टिलाइजेशन करवानी होती है। क्या करवानी होती है? फर्टिलाइजेशन करवानी होती है, यानी किसी तरीके से स्पर्म सेल्स एग सेल्स के साथ फ्यूज़ कर जाए और नेक्स्ट जनरेशन मेंटेन रहे, आगे बच्चे पैदा होते रहे और स्पीशी ख़त्म ना हो। मेन काम ये होता है। अब इसी तरह फीमेल में भी एक साइकिल होता है और मेल में भी एक साइकिल होता है। साइकिल तो खैर नहीं कह सकते, मेल में एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए से मेल स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल के अंदर एक स्पेसिफिक साइकिल होता है। साइकिल इसको इसलिए कहते हैं कि हर वो 28 दिन बाद रिपीट होता है, यानी 28 दिनों बाद एक एग सेल्स बनेगा, फिर 28 दिनों बाद दोबारा एग सेल्स बनेगा, फिर 28 दिनों बाद दोबारा एग सेल बनेगा। लेकिन मेल्स में ऐसा नहीं होता। मेल्स में कंटिन्यूसली स्पर्म सेल्स बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं और स्पर्म सेल्स बनने के बाद फीमेल बॉडी के अंदर जाते हैं। फीमेल बॉडी 28 दिनों बाद एक एग सेल्स प्रोड्यूस करती है, स्पर्म्स और एग सेल्स कंबाइन करते हैं, ज़ाइगोट बनता है और स्पीशी मेंटेन रहती है। अब वो जो एग सेल्स होता है ना, वो बनता कैसे है? एग सेल बनने की दो स्टेजेस होती है। एक होता कुछ ऐसा है कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, हाइपोथैलेमस, ब्रेन का जो एक पोर्शन होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मैसेज पहुंचाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि आप स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज़ करें। स्पेसिफिक हार्मोन कौन से हार्मोन? दो स्पेसिफिक हार्मोन होते हैं। एक हार्मोन का नाम होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक हार्मोन का नाम होता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है आप रिलीज़ करवाएं। ये दो हार्मोन क्या करते हैं? ये दो हार्मोन आके ओवरी पे एक्ट करते हैं और ओवरी से एक एग सेल्स बनवाते हैं। एग सेल्स कहना भी गलत काम है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ, असल में सेकेंडरी oocyte होता है। एग सेल तब बनता है जब स्पर्म और सेकेंडरी oocyte फ्यूज़ करते हैं, तब एग सेल बनता है। ओवरी को कहते हैं कि आप क्या बनवाएं? एग सेल बनवाएं। मैं यहाँ पे एग सेल लिख रहा हूँ, हालांकि एग सेल नहीं होता, सेकेंडरी oocyte होता है। दोबारा बता रहा हूँ, ये एग सेल जाता है फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर। फ्लोपियन ट्यूब्स के यहाँ पे जो डिस्टल पार्ट होता है, यहाँ पे स्पर्म सेल्स के साथ फ्यूज़ करता है। स्पर्म सेल्स के साथ फ्यूज़ करने के बाद यहाँ पे जो है ना, जो बेबी होता है, बेबी की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। और अगर ये जो एग सेल होता है यहाँ पे आके स्पर्म्स के साथ फ्यूज़ ना करे, स्पर्म के साथ फ्यूज़ नहीं करेगा, तो यहाँ पे जो लेयर बनी होती है उसकी वजह से शेडिंग हो जाती है और कंटिन्यूसली 4-5 दिनों तक ब्लीडिंग होती रहती है। ये हमारे पास मोटा मोटा फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? हाइपोथैलेमस मैसेज रिलीज करेगा, हाइपोथैलेमस मैसेज रिलीज करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि आप हार्मोन रिलीज करो। ये जो मैसेज आ रहा होता है ना, उसको कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, वो आता है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आके कहता है कि आप अपने अपने हार्मोन रिलीज करो, और वो रिलीज करता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन आके एक्ट करते हैं ओवरी पे। ओवरी को कहते हैं कि आप रिलीज करो एग सेल। वो एग सेल्स जाके स्पर्म्स के साथ फ्यूज करते हैं और स्पर्म्स के साथ फ्यूज करने के बाद बना लेते हैं ज़ाइगोट। तो अब देखो, इतना बड़ा प्रोसीजर है, इतना बड़ा प्रोसीजर हम एक ही स्टेप में नहीं कर सकते। हमने इसको डिवाइड किया होता है अपनी आसानी के लिए दो हिस्सों में। कितने हिस्सों में? अपनी अपनी आसानी के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को डिवाइड किया होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को हमने अपनी आसानी के लिए दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है। एक साइकिल को हम कहते हैं ओवरियन साइकिल या ओवरियन फेज। क्या कहते हैं? ओवरियन फेज कहते हैं। और दूसरे को हम कहते हैं यूट्रीन फेज। क्या कहते हैं हम? यूट्रीन फेज या यूट्रीन साइकिल, यूट्रीन फेज। ओवरियन फेज का मतलब यह है कि ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, हमने सिर्फ इसके अंदर ये पढ़नी होती है कि ओवरी किस तरह एग सेल्स या सेकेंडरी oocyte तैयार करती है। ओवरियन फेज में हमने ये पढ़ना होता है। यूट्रीन फेज में हमने ये पढ़ना होता है कि जो यूट्रस होती है, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। यानी ये थिक हो रही होती है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम बन रही होती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं। अगर स्पर्म आएगा तो क्या होगा, स्पर्म नहीं आएगा तो क्या होगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो यूट्रस में होती हैं वो हमने पढ़नी होती है यूट्रीन फेज के अंदर। आज हमने स्पेसिफिकली फोकस करना है ओवरियन फेज के अंदर। ओवरियन फेज में क्या होता है कि ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आती है, ओवरी के अंदर किस तरह फॉलिकल्स तैयार होते हैं, और ओवरी किस तरह एग सेल्स बनवाती है, यानी सेकेंडरी oocyte बनवाती है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपकी आसानी के लिए एग सेल्स कह रहा हूं, असल में एग सेल्स कहना भी गलत काम है। सेकेंडरी oocyte तैयार करवाती है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte होते हैं, ये कैसे तैयार होते हैं, कौन कौन से हार्मोन इनको तैयार करवाते हैं, और ये रिलीज कैसे होते हैं, अभी हमने डिटेल के साथ ये पढ़ना है। ओके जी, अब शुरू में हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही फीमेल बॉडी प्रोड्यूस नहीं भी हो रही होती ना,
फीमेल बॉडी अभी बनी भी नहीं होती, यानी अभी उसकी माँ प्रेग्नेंट होती है। मिसाल के तौर पे एक औरत है 5 महीने की, वो प्रेग्नेंट है और उसकी हमने अल्ट्रासाउंड करवाया और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद हमें पता लगा कि यार जो फीमेल बेबी प्रोड्यूस होना है, यानी लड़की पैदा होगी। अब जब लड़की पैदा होगी तो 3 महीने बाद बॉडी ऑर्गन्स तमाम के तमाम बन चुके होते हैं, तो उस लड़की के अंदर ओवरीज भी होंगी। अब वो जो ओवरीज होंगी ना, उन ओवरीज के अंदर भी एक छोटे छोटे फॉलिकल्स बन रहे होते हैं, एक छोटे छोटे फॉलिकल्स बन रहे होते हैं जिनका नाम होता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। क्या नाम होता है उनका? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ये हमारे पास एक बहुत बड़ी ओवरी है, 2 ओवरीज फीमेल्स की बॉडी के अंदर होती हैं, हम सिर्फ एक ओवरी को फोकस कर रहे हैं। एक छोटा सा फॉलिकल बन रहा होता है जिसका नाम होता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या नाम होता है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। मैंने आपको बताया अभी हम क्या चीज पढ़ने लगे हैं, हम ओवरियन फेस पढ़ने लगे हैं, ओवरियन फेस पढ़ने लगे या ओवरियन साइकिल पढ़ने लगे हैं कि ओवरी कैसे सेकेंडरी oocyte तैयार करती है। ये जो ओवरियन फेस होता है ना, ये कैसे सेकेंडरी oocyte यानी एग सेल तैयार करती है। ये 2 तरीकों से तैयार करती है। एक, इस पे हार्मोन आके एक्ट करते हैं, एक हार्मोन आके एक्ट करते हैं, 2 हार्मोन आके एक्ट करते हैं जो पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किए होते हैं। एक हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड दूसरा हार्मोन है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये 2 हार्मोन जब तक नहीं होंगे ये फॉलिकल्स एग नहीं बना पाएंगे, यानी ये जो फॉलिकल्स होंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल, इन्होंने आगे जाके एग सेल्स बनाने होते हैं। अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होंगे और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होंगे तो ये एग सेल बनाएंगे, वरना ये एग सेल्स कभी भी नहीं बना पाएंगे। और दूसरा, प्यूबरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्यूबरिटी, यानी वो लड़की बालिग होनी चाहिए। अगर लड़की बालिग होगी यानी मैच्योर होगी, तब जाकर उसकी बॉडी के अंदर एग सेल्स बनेंगे। 2 कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन फॉलो हो जाती हैं तो उनके जो एग सेल्स होंगे वो कंटिन्यूसली बनते रहेंगे। हर 28 दिनों बाद एग सेल रिलीज होके ओवरीज के वो जो सर्वेक्स होगा और यूट्रस होगा उसके अंदर जाते रहेंगे और सर्वेक्स के अंदर वो स्पर्म का इंतजार करते रहेंगे। अगर स्पर्म आ जाएगा तो फ्यूज कर जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा। अगर नहीं आएंगे तो मेंसेस हो जाएंगी और 4-5 दिनों तक ब्लीडिंग होती रहेगी जो इनवॉलंटरी होती है। तो अभी मेन फोकस हमारा क्या है? हमारा मेन फोकस ये है कि कैसे इस ओवरी के अंदर वो एग सेल तैयार होते हैं। एग सेल तैयार होने के बाद रिलीज होते हैं और रिलीज होने के बाद यहाँ आते हैं, यानी ओवुलेशन पढ़नी है हमने एक, और दूसरा हमने ये पढ़ना है कि एग सेल्स की सिंथेसिस कैसे होती है। आपको आसानी के लिए मैं बता दूं कि आप आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। आप पहले ही ना इन फॉलिकल्स का नाम याद कर लें। जैसे आप इन फॉलिकल्स का नाम जुबानी याद कर लेंगे ना, आपको बहुत आसानी हो जाएगी इनको पढ़ने के अंदर। होता कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है, प्राइमोर्डियल बनाता है प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी से टर्शरी बनता है और टर्शरी से एंड में ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ये नाम पहले याद कर लें। क्या क्या नाम है? हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल बनता है, प्राइमोर्डियल से प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से हमारे पास बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से हमारे पास बनता है टर्शरी फॉलिकल। ये नाम आपने याद कर लेना, इनमें क्या क्या फ़र्क है ये मैं आपको बता देता हूँ। टर्शरी के बाद एंड में हमारे पास जो मैच्योर होता है वो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल ये हमारे पास मैच्योर होता है और इसके अंदर सेकेंडरी oocyte होता है और ये रिलीज होता है और ये रिलीज होने के बाद चला जाता है ये हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर। ग्राफियन फॉलिकल से एग सेल रिलीज होता है, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, वो एग सेल चला जाता है यहाँ पे। हमने ये याद करना है। आपने क्या क्या याद रखना है कि हमारे पास एग सेल्स कैसे बनेगा। हमारे पास शुरू में एक होगा प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल में कुछ ना कुछ ऐसी चेंजेस आएंगी जिसकी वजह से वो बन जाएगा प्राइमरी फॉलिकल। अब क्या क्या चेंजेस आती हैं और कैसे आती है मैं आपको अभी बताता हूँ डिटेल से। प्राइमरी फॉलिकल में कुछ चेंजेस आएंगे जिसके बाद वो बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में फिर चेंजेस आएंगे जिसके बाद वो बन जाएगा टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनेगा और ग्राफियन फॉलिकल एग सेल बना के उसे यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज करवा देगा। ये आपने याद रखना है। अब होता कुछ ऐसा है कि हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल से स्टार्ट करते हैं कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल कब बनते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे ही अभी फीमेल दुनिया में आई नहीं होती, अभी लड़की पैदा नहीं हुई, अपनी माँ के पेट के अंदर है, लेकिन उसके अंदर ओवरीज अगर बन गई हैं तो उस ओवरीज के अंदर इस तरह के तकरीबन लाखों प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बन चुके होते हैं। लाखों, तकरीबन एक एस्टिमेटेड आइडिया के मुताबिक उसकी एक ओवरी के अंदर तकरीबन 10 लाख यानी 1 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। किसी बुक में 6 से 7 लाख लिखा हुआ है, यानी तकरीबन हाफ मिलियन या 1.6 मिलियन ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। अभी कोई ये फॉलिकल मौजूद नहीं होते। अगर वो इमेच्योर है तो उसकी बॉडी के अंदर इस तरह के प्राइमोर्डियल फॉलिकल ओवरी के अंदर ज़्यादा मौजूद होंगे, यानी उसकी पूरी की पूरी ओवरी के अंदर इस तरह के प्राइमोर्डियल फॉलिकल होंगे।
कितने होंगे? एक ओवरी के अंदर तकरीबन 6 से 7 लाख या 10 लाख प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल मौजूद होंगे। अब और ये होते हैं डायप्लॉइड, ये भी याद रखना है। अब जैसे ही वो मिच्योर हो गया, जैसे ही वो मिच्योर हो गया, यानी अब वो मिच्योर होने के बाद एग सेल्स बनवाना चाहती है, ताकि वो चाहती है कि स्पर्म सेल्स आए, स्पर्म सेल्स एग सेल्स के साथ फ्यूज करें और जाइगोट बने और उसकी जो स्पीशी है वो आगे मेंटेन है, यानी वो मिच्योर हो चुकी है। अब जैसे ही वो मिच्योर होगी ना, मिच्योर होने के बाद यहाँ पर कुछ लोकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ लोकल फैक्टर्स में हमारे पास आ जाते हैं कुछ एंड्रोजेंस। लोकल फैक्टर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी यहाँ पर बहुत सारे एंड्रोजेंस बन रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एंड्रोजेंस बन रहे होते हैं। वो एंड्रोजन क्या काम करते हैं? कुछ प्राइमोडियल फॉलिकल्स को प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट करवा देते हैं। प्राइमोडियल फॉलिकल्स को किस में कन्वर्ट करवा देते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर। अब प्राइमरी फॉलिकल्स में और प्राइमोडियल फॉलिकल्स में क्या फ़र्क है? प्राइमरी फॉलिकल्स में ये होता है कि हमारे पास क्यूबोडियल एपिथेलियम की एक लेयर बन जाती है, मोटी बड़ी लेयर बन जाती है। यानी आपको ये ग्रीन ग्रीन सेल नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्यूबोइडियल एपिथेलियल सेल। कौन से सेल हैं? क्यूबोइडियल एपिथेलियल सेल। इस क्यूबोइडियल एपिथेलियल सेल्स की एक मोटी लेयर बन जाती है। वहां पे सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स थे, वहां पे सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स थे। यहाँ पे हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ क्यूबोइडियल एपिथेलियल सेल्स है। बस सिंपल ये फर्क होता है। वो हमारे पास एट द टाइम ऑफ बर्थ में ही बन गए थे, अभी लड़की पैदा नहीं हुई थी। पैदा होने से पहले ही माँ के पेट के अंदर ही जब हमें पता लग गया था कि वो लड़की है, उसके ओवरीज के अंदर 6 से 7 लाख 8 लाख ये प्राइमोडियल फॉलिकल सेल्स बन चुके थे। अभी वो दुनिया में आ गई, जब तक वो मैच्योर नहीं हुई थी 12 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक उसकी ओवरी के अंदर इस तरह के प्राइमोडियल फॉलिकल सेल्स मौजूद थे। लेकिन जैसे ही वो मैच्योर हुई, मैच्योर होने के बाद क्या हुआ कि ओवरी के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद थे जैसे हम एंड्रोजेंस कह सकते हैं। उस एंड्रोजन ने क्या काम किया? तकरीबन 15 से जो 8 से जो 7 से 8 लाख थे या 10 लाख थे, उसमें से तकरीबन 40 से 50 प्राइमोडियल फॉलिकल्स को कन्वर्ट करवा दिया प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर। प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर क्या था कि हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स थे बस। ये भी डायप्लॉइड था, ये भी डायप्लॉइड है। फर्क ये है कि इसको भी प्राइमरी oocyte कहा जाता है और इसके अंदर भी जो एग सेल है उसको प्राइमरी oocyte कहा जाता है। प्राइमरी oocyte क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर अभी तक म्योसिस कंप्लीट नहीं हुई। यहाँ पे म्योसिस प्रोफेज 1 के अंदर आके स्टक हुई है। हमारे पास जो म्योसिस होती है ना, म्योसिस का आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट होना चाहिए। म्योसिस में क्या होता है कि हमारे पास एक प्राइमरी oocyte होता है, प्राइमरी oocyte के अंदर से ना हमारे पास एक सेल होता है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं, हैप्लॉइड डॉटर सेल। फिर उसी हैप्लॉइड डॉटर सेल से आगे 2 और हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं। ये आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट होना चाहिए। इससे भी आगे 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। इससे जब सिंगल एक सेल होता है, यानी ये जो डायप्लॉइड सेल होता है, इससे आगे जो 2 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, इस हैप्लॉइड सेल्स को हम जब बनते हैं इसको हम कहते हैं फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। और जब एक सेल से आगे 2 और बनते हैं इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन। आपको पता है जो ऊपर वाला होता है इसे हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte से आगे फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और इसे सेकेंडरी oocyte कहते हैं। ये आपको oogenesis का पता होना चाहिए, मैं oogenesis नहीं पढ़ा रहा आपको। फिर oogenesis के अंदर ये जो हमारे पास सेकेंडरी oocyte बना है, सेकेंडरी oocyte से आगे ओगोनियम बनता है, यानी ओ सेल और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। ये पोलर बॉडी आगे जाके डीजनरेट हो जाती है और ये जो सेकेंडरी oocyte या ओगोनियम बना है ये जाके स्पर्म्स के साथ फ्यूज करता है और स्पर्म के साथ फ्यूज करने के बाद आगे जाइगोट बनाता है। ये मेन काम है। अब हमारे पास जो प्राइमरी oocyte होता है ना, प्राइमरी oocyte यहाँ पे फंसा होता है, यानी यहाँ पे जो हमारे पास प्रोफेज होता है, प्रोफेज 1, यहाँ पे आके वो स्टक हुआ होता है बेचारा, यानी वो आगे मूव ही नहीं कर सकता। प्रोफेज 1 के अंदर वो स्टक हुआ होता है। जब से वो पैदा होती है वो औरत, उस औरत के अंदर जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स होता है वो भी प्रोफेज 1 के अंदर स्टक किया होता है और उसके बाद जो आगे प्राइमरी फॉलिकल बनता है वो भी प्रोफेज 1 के अंदर स्टक हुआ होता है, यानी वो आगे नहीं जा सकते। प्राइमरी फॉलिकल को प्राइमरी कहते हैं इसीलिए है कि ये प्रोफेज 1 के अंदर स्टक हुआ होता है, यानी ये म्योसिस 1 के अंदर स्टक हुआ होता है। अब क्या होता है कि ये जो प्रोफेज होता है यानी प्राइमरी फॉलिकल होता है, मैंने आपको बताया प्राइमरी फॉलिकल से आगे कन्वर्ट होना है सेकेंडरी फॉलिकल में। अब प्राइमरी फॉलिकल आगे कन्वर्ट करेगा, प्राइमरी फॉलिकल्स ने कन्वर्ट करना है सेकेंडरी फॉलिकल में, यानी प्राइमरी फॉलिकल ने आगे बनाना है सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाने के लिए ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है। सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं हमारे पास हार्मोन्स की वजह से। हमारे पास, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे हमारे पास होता है हाइपोथैलेमस, ब्रेन के पास हाइपोथैलेमस मैसेज पहुंचाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है आप 2 हार्मोन रिलीज करो। एक हार्मोन होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक हमारे पास होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
स्पेसिफिकली जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके यहाँ पे एक्ट करता है और प्राइमरी फॉलिकल को कन्वर्ट करवा देता है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। दोबारा समझे, हमारे पास जो प्राइमोडियल था, प्राइमोडियल से प्राइमरी फॉलिकल्स लोकल फैक्टर्स की वजह से बना है, यानी यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी हार्मोन आके एक्ट नहीं किया, ये खुद ब खुद बन गया। खुद ब खुद जैसे ही जो फीमेल थी वो मेच्योर हुई, मेच्योर होने के बाद उसके कुछ प्राइमोडियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गए, लेकिन प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर खुद ब खुद लोकल फैक्टर्स की वजह से नहीं हो सकते। इसको कन्वर्ट होने के लिए हार्मोन्स चाहिए, और वो हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, जिसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर देगा। अब प्राइमरी फॉलिकल में और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या फर्क है? प्राइमरी फॉलिकल में हमारे पास सिंपल एक लेयर थी जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स थे, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास मल्टीपल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स आ गया, यानी हमारे पास इसकी मल्टीपल लेयर बन गई है। क्या बन गई? हमारे पास मल्टीपल लेयर बन गया। अब ये जो मल्टीपल लेयर बनी है ना, इस मल्टीपल लेयर के भी काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। ये मल्टीपल लेयर आखिर बनी क्यों है? मल्टीपल लेयर इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ पे अंदर है प्राइमरी oocyte। क्या है हमारे पास अंदर? प्राइमरी oocyte, जिसने आगे जाके बनाना है एग सेल। अब जब एग सेल बनाना है तो एग सेल्स मर ना जाए, यानी ये प्राइमरी oocyte मर ना जाए, इसके लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसको ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए ताकि अपनी खुराक बना सके। इसीलिए यहाँ पे इतने ज़्यादा हमारे पास ये जो सिंगल लेयर कह रहा हूँ, मल्टीपल लेयर ऑफ हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स बन गया। इन सेल्स का अपना एक स्पेसिफिक नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं ग्लैंडुलर सेल। क्या नाम कह देते हैं हम इसे? ग्लैंडुलर सेल्स। इस ग्लैंडुलर सेल्स का दो काम है, एक तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं अंदर प्राइमरी oocyte को, और एक ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन। पहला काम क्या हुआ कि हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल अभी कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कैसे कन्वर्ट हुआ? FSH आया और FSH ने एक्ट किया। जैसे ही FSH ने एक्ट किया, दो काम हुए। एक काम ये हुआ कि यहाँ पे मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स बन गई, मल्टीपल लेयर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स बन गई, जिन्होंने क्या काम किया? इसको न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी। और दूसरा ये काम होता है कि यहाँ पे एक और किस्म की लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, एक और किस्म की लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है। इस लेयर का नाम होता है जोना पेलिसूडा। आपको पता है ना, जोना पेलिसूडा। इस जोना पेलिसूडा का काम क्या होता है कि ये पर्सनल बॉडी गार्ड है, यानी ये जो हमारे पास प्राइमरी oocyte है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है हमारे पास, यानी इसको हमने किसी साइड है हमारे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है, यानी इसको हमने किसी भी तरीके से सेफ्टी से यहाँ तक पहुँचाना है ताकि ये स्पर्म्स के साथ फ्यूज कर जाए और आगे ज़ाइगोट बने। हमने किसी तरीके से इसको मरने नहीं देना। मरने से बचाने के लिए दो काम हुए हैं, एक हमारे पास ये ग्लैंडुलर सेल्स बन गया और दूसरा इसका एक पर्सनल बॉडी गार्ड बन गया जो इसको पर्सनली प्रोटेक्ट करेगा। यानी किसी तरीके से प्रेशर से, एडजस्टमेंट से, यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स घूम रहे हैं, प्रोटीलिटिक एंजाइम्स घूम रहे हैं, वो एंजाइम इस एग सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं इनको। तो ये जो जोना पेलिसूडा होता है ये इसको प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा जोना पेलिसूडा का काम ये होता है कि ये जब एग सेल यहाँ से रिलीज होने के बाद यहाँ पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे आपको पता है कि मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स आते हैं, स्पर्म सेल्स आते हैं। वो मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स एग सेल्स के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ एक सेल ही कामयाब होता है। उसकी वजह ये होती है कि जैसे ही एक स्पर्म सेल्स ओवरी के अंदर घुस जाता है तो ओवरी की ये जो जोना पेलिसूडा होती है ये फौरन डेंजरस एंजाइम रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। और वो एंजाइम क्या काम करते हैं? बाकी जितने भी स्पर्म सेल्स होते हैं उसको किल कर देते हैं और सिर्फ एक स्पर्म सेल्स इस एग सेल्स के अंदर घुस पाता है, और घुसने के बाद आगे एक ही ज़ाइगोट बनाएगा और एक ही बच्चा पैदा होता है। वरना तो ऐसा होता है कि जिस तरह खरगोशों के 10-10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 10-10 बच्चे पैदा होते हैं, कुत्तों के 8-8, 10-10 बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, वो पैदा हो रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ये जोना पेलिसूडा का काम होता है।